आप एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक स्पेस की बात करते हैं। ईएमएस सेक्टर में इस समय अच्छी तेज़ी दिख रही है और इस सेक्टर की कंपनियों को अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। नमूरा भी काफ़ी बुलिश हुआ है इस सेक्टर पर। आज सुबह एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने डिक्सन टेक पर एक बड़ा बुलिश व्यू लिया था। उसके अलावा बाकी कंपनियों पर भी बुलिश व्यू लिया गया था। डिक्सन टेक के सीएफओ सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक टाई अप भी किया था, उससे उस बारे में भी बात कर लेते हैं। सौरभ जी, गुड आफ्टरनून। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि 2025 तक अ, भारत में दुनिया में कंज्यूम होने वाले आईफोन के 25% बनेंगे। आपका तो खैर ऑब्वियसली टाई अप शायद सैमसंग के साथ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी जैसी कंपनी के लिए पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, स्काई इज़ द लिमिट? अगले 7-8 साल में क्या आपको बहुत शानदार विजिबिलिटी दिखती है? डेफिनेटली हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पे बैठे हैं। अगर ग्लोबली देखें आप, इंडिया का शेयर जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस पे है, ईएमएस स्पेस में है, वो सिर्फ आज के दिन पे अराउंड 2.7% है। हमें लगता है कि ये नंबर बाय 2030 हायर सिंगल डिजिट जा सकता है या लोअर डबल डिजिट हो सकता है, और बाय 2040 नंबर फर्दर इंक्रीज हो सकता है, जो कि न्यूमोरा की रिपोर्ट में भी काफ़ी हद तक मेंशन है। एंड उसमें लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक में सिंस हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, हमारा एक स्केल है, साइज़ है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी है, तो हम इस अपॉर्चुनिटी का एक लार्जर पाई डेफिनिटली लेंगे। तो हमें लगता है कि हम ओवरऑल एक लार्ज अपॉर्चुनिटी पे बैठे हैं। क्या माना जाए, देखिए सौरभ जी, एक चीज़ है आपकी कंपनी के साथ, एक हमेशा माना जाता है कि इट्स अ टॉप लाइन गेम, क्योंकि आप 3-3.5% के वेफर थिन मार्जिन पे काम करते हैं। तो एक अजम्पशन ये रहती है कि नहीं, ये मार्जिन तो इंटैक्ट रहेगा और उसके साथ लेकिन आपकी टॉप लाइन जिस लेवल पे ग्रो करेगी उसी लेवल पर आपकी बॉटम लाइन ग्रो करेगी। क्या ये थीसिस सही है? हमें लगता है कि आगे आने वाले टाइम में हमारा सिंस काफ़ी कंपनी का फोकस बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर है, कंपोनेंट पर है। अ, हमने मोबाइल में ऑलरेडी कुछ पार्टनरशिप अनाउंस करी है, कुछ पार्टनरशिप पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। मोबाइल हमारा बहुत बड़ा प्ले है। तो जो जितनी भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो हमें लगता है कि डेफ़िनिटली वो बहुत बड़ी मार्जिन एक्रेटिव अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उसमें अच्छा मार्जिन आ सकता है। और जैसे-जैसे हमारा स्केल बढ़ेगा, अ, उसमें हमें लगता है कि इवन ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट भी आएगा, और कई बिज़नेसेस में हम अपने डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटी भी ऑफ़र करेंगे। जब डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटी करते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज करेंगे या बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे, तो तीनों ये पॉज़िटिवली मार्जिन को इम्पैक्ट करेंगे। सो मेरे को लगता है कि डेफ़िनिटली अब हमारा सब 4% मार्जिन है, एक तो वो तो मेंटेन रहना चाहिए, और आगे आने वाले सालों में थोड़ा-थोड़ा इसमें एक्सपेंशन देख सकते हैं आप। हम्म। सौरभ जी नमस्कार, वीरेंद्र बोलो दिल्ली स्टूडियोज से। सौरभ जी, ये आज एचपी के साथ आपने हाल में ही एमओयू साइन किया। एचपी के साथ आपकी रिलेशनशिप अब कितनी एक्सटेंड करेगी और यहाँ से आपके बिजनेस का दायरा कितना बढ़ेगा एचपी के जो ये टाई अप हुआ उससे? देखिए, एचपी बहुत बड़ा प्लेयर है, इंडिया में भी उसका लार्जेस्ट मार्केट शेयर है इस कैटेगरी में, आईटी हार्डवेयर में। तो ऑलरेडी हमने अब 3 कस्टमर इस कैटेगरी में अनाउंस कर दिए हैं, जो कि एक एसर है, लेनोवो है और एचपी हो गया। हम एक कैंपस सेटअप कर रहे हैं साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, चेन्नई के पास। और वो कैंपस हमारा ऑपरेशन हो जाना चाहिए Q4 तक। तो हम इनकी प्रोडक्शन एचपी की या तो Q4 के आसपास शुरू करेंगे। तो डेफ़िनेटली ये भी आगे आने वाले टाइम पे हमारे लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो सकता है। हमें लगता है कि 6 से 8 महीने एक बार हमारा कैंपस शुरू होता है, उसके बाद रैंप अप करने में हमें टाइम लगता है। तो हमें लगता है अगले साल ये अपॉर्च्युनिटी आईटी हार्डवेयर की, जो कि इन 3 कस्टमर्स के साथ है और एक और कस्टमर के साथ हमारी बात चल रही है, ये कम से कम 3 साढ़े 3 हज़ार करोड़ की अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, और उसके बाद 27 एफआई 27 में ये इवन बड़ी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। ओके, अच्छा सौरभ जी, ये जो सीसीआई से आपको अप्रूव मिला है रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ आदित्य इन्फोटेक, थोड़ा सा इसको समझाएंगे और यहाँ एग्जैक्टली आपकी आगे की योजना क्या है? देखिए, हमारा जो सिक्योरिटी सर्विलेंस बिज़नेस था, वो हमारा जेवी था आदित्य इन्फोटेक के साथ, जिनका वो सीपी प्लस ब्रांड है। तो हमारा वो 50-50 जेवी था। तो हमने अपना 50% स्टेक उनको सेल कर दिया है, वो अब 100% ओनर हो गए, और उस बदले में ये नॉन कैश ट्रांज़ैक्शन है। हमने उस कंपनी में जो एएल की ब्रांडेड या मार्केटिंग एंटिटी है, उसमें हम 6.5% स्टेक ले रहे हैं उस कंपनी में। वो कंपनी अभी आगे आने वाले टाइम में आईपीओ करेगी। तो और हम लोग उसके लिए ऑन अ मैनेजमेंट फी बेसिस हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते रहेंगे। तो ये ट्रांज़ैक्शन जो मैंने आपको समझाई, ये ट्रांज़ैक्शन है। हाँ, जिसका सीसीआई अप्रूवल अभी परसों मिला है हमें।
वाइट गुड्स में क्या चल रहा है अब इस समय सौरभ जी, क्योंकि यहाँ पर भी ऑब्वियसली डिमांड, मतलब नंबर्स तो दिखा ही रहे हैं आप, जैसे सारी कंपनियों के नंबर्स देखिए, वोल्टास, हेवल्स, वर्लपूल, इनके नंबर्स अच्छे हैं। आपने 2024 में रेफ्रिजरेटर बिजनेस कमेंस किया था, वॉशिंग मशीन बिजनेस में भी 18% की ग्रोथ रही है। इन कैटेगरीज में क्या आउटलुक है? देखिए, रेफ्रिजरेटर बिजनेस डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। हमने 1.2 मिलियन की कैपेसिटी क्रिएट करी थी। हम इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे 2 मिलियन पे डायरेक्ट कूल में, और हम फ्रॉस्ट फ्री की भी डीप स्टडी कर रहे हैं, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स की। और वॉशिंग मशीन में हमारे सेमी ऑटोमेटिक मार्केट में अगर आप देखें, ऑलरेडी एक लार्ज मार्केट शेयर है, बट हमें लगता है कि उसमें स्टिल ग्रोथ होती रहेगी। थोड़ी सी लोअर डबल डिजिट ग्रोथ होगी, बट डेफिनेटली जो फ्रंट लोडर, जो हमारे टॉप लोडर है, उसमें हमें अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। तो ओवरऑल वॉशिंग मशीन पोर्टफोलियो में भी हमें 15 से 20% की ग्रोथ की उम्मीद है। अच्छा, एक चीज़ सौरभ जी, एक आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है पीएलआई इंसेंटिव्स। अगर ये पीएलआई इंसेंटिव्स आपको लगता है कि ज़रूरी रहेंगे आपके लिए इस लेवल पर कंटिन्यू टू परफॉर्म करने के लिए? नहीं, हमें लगता है कि देखिए, काफ़ी बिज़नेसेस में हमारा पीएलआई इंसेंटिव नहीं है। अगर आप वॉशिंग मशीन देखें, लाइटिंग देखें, टीवी देखें, रेफ्रिजरेटर देखें, उसके बावजूद बिना पीएलआई के भी हमने एक लार्ज स्केल क्रिएट कर लिया है, हमारा एक लार्ज मार्केट शेयर है। तो पीएलआई डेफ़िनेटली हमें एक गेम चेंजर है, एक बेनिफिट देता है मोबाइल कैटेगरी में, आईटी हार्डवेयर कैटेगरी में। बट हम पैरेलली अपना एक स्केल क्रिएट कर रहे हैं, अपना एक मोड क्रिएट कर रहे हैं थ्रू बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सिस्टम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इवन आउटसाइड पीएलआई, जब वो पीएलआई खत्म होगी, तो अब भी हमारा एक स्केल एंड साइज रहेगा और हमारी ऑर्डर बुक डिसेंट रहनी चाहिए। अच्छा सौरभ जी, जब मुझे याद है 2 साल पहले की बात, 1 साल पहले की बात, जब हमारा और अनुज और मेरा आपसे इंटरेक्शन ठीक इसी वक्त हो रहा था, आपने कुछ सप्लाई साइड कंसर्न्स बताए थे। क्या वो अभी कुछ हैं? दूसरी बात, अभी आपका एक्सपोर्ट्स जो लास्ट ईयर रिपोर्टेड था वो था 8 to 9% का। अभी एक्सपोर्ट्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर दिस फुल ईयर? कितना अपटिक पॉसिबल है एक्सपोर्ट्स में? हाँ, तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। तो एक्सपोर्ट्स हमारा लास्ट ईयर अराउंड 1200 करोड़ था ऑन अ टॉप लाइन ऑफ 17,600 करोड़। इस साल हमें लगता है ये 1200 करोड़ डेफिनेटली 60-70% से ग्रो करेगा। बट एज़ अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, सिंस हमारा रेवेन्यू ओवरऑल भी ग्रो कर रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 8 to 9% के आसपास ही रहना चाहिए, बट एब्सोल्यूट नंबर अच्छा बढ़ेगा। और रही बात आपकी सप्लाई चेन की, तो सप्लाई चेन में हम डेफिनेटली कुछ भी चैलेंज नहीं देख रहे हैं। सप्लाई कंपोनेंट्स इजीली अवेलेबल हैं, प्राइसेस भी ठीक है। थोड़ा-सा अभी पीछे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ी थी, वो रेड सी वगैरह को लेके। उसका हमारा 20% ऑफ द बिज़नेस जो कि ओडीएम होता है, उसमें थोड़ा-सा मार्जिन पे मार्जिनल इम्पैक्ट था, बट वो भी अब ठीक हो गए हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट अब अगेन वो ठीक हो गई हैं और उसका अब पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है मार्जिन्स पे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद अनुज, थैंक यू। शरद जी, डिक्सन टेक हर लेवल पे लगता है कि स्टॉक महंगा है, लेकिन फिर रैली आती है, क्या करें? नहीं, मुझे लगता है एक एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में अगर ये कंपनीज, जैसा आप अभी बोल रहे थे कि अभी भी वेफर थिन मार्जिन्स पे ही एज एन कॉन्ट्रैक्टर ये लोग ऑपरेट करते हैं लार्जली, लेकिन जैसा मैनेजमेंट भी बोल रही है कि जैसे जैसे डिजाइन एलिमेंट उनके काम में बढ़ता है, मुझे लगता है मार्जिन्स में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रखी जा सकती है। अल्टीमेट लॉन्ग टर्म गोल ये होना चाहिए कि ये कंपनीज खुद अपने ब्रांड्स लेके आए इतने बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चर होने के बाद। बट उसके पहले उस चीज को मेरे हिसाब से अभी 5 से 10 साल का समय और लगेगा। अभी की वैल्यूएशंस पे आप अगर देखें तो FY27 में FY26 के नंबर्स काफी डिप्लीट हो गए थे बीच में। जो पहले एक्सपेक्टेशन थी लगभग 42,000 करोड़ के आसपास के सेल की, वो घट के वापस 25-30,000 करोड़ पे आ गई थी। अभी वापस जो एक्सपेक्टेशन है वो 40-42,000 करोड़ के आसपास आ गई है। तो मुझे लगता है अब लगभग हम जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वहां से बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नंबर्स में नहीं आनी चाहिए। टॉप लाइन में 30-35% CAGR आपको मिलनी चाहिए। 25 तो मोर और लेस डिस्काउंटेड है मेरे हिसाब से। 26 के ऑनवर्ड्स आपको वही 25 से 30% टॉप लाइन CAGR, बॉटम लाइन में 30-35% की CAGR। उसके हिसाब में अगर FY27 पे स्टॉक ऑलरेडी 65 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है ज्यादातर से ज्यादा पॉजिटिव्स प्राइस्ड इन है। और यहाँ से बहुत ज्यादा री रेटिंग अगर नहीं होती है तो मुझे लगता है ये वैल्यूएशन पे बहुत सेंसिबल नहीं होगा बने रहना।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।